मेरे आँख से उस मंच पे चढ़ने से पहले आँसू गिर गया। हम बोले भाई सही में आ गए हैं क्या यहाँ? सपना तो नहीं देख रहा। कभी कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं आया, लगा नहीं कि सुसाइड कर ले या फिर छोड़ दे, क्या करें? तो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इससे निकलने का। और मेरे पास सबसे आसान रास्ता दिख रहा था अपने आप को ख़त्म कर लेना, क्योंकि सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती मेरे से। तो मन बना लिए, पेड़ पे चढ़ गए थे, रस्सी बांध दिए थे, गला में भी लगा लिए थे, कूदते ही मतलब ये सब आपके पास कुछ चैलेंज खड़ा कर रहे हैं? मैं और 2022 में 10 जून को रोडवेज स्टार्ट किए थे। तो पापा को जब हम बोले गाड़ी सिखाने, तो थोड़ा सा उनके अंदर होता है ना, क्योंकि नहीं चाहता है ना कोई गरीब किसान पिता जो मेरा बच्चा किसान है। एक बुक लिख रहे हैं हम अपनी जीवनी पे। उस बुक का मुख्य मोटिव यही है, जो गरीब का बच्चा सपना कितना बड़ा देख सकता है वो खुद नहीं समाज तय करता है। 100 करोड़ की कंपनी बनाई, अब आगे का क्या प्लान? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, प्रत्यंचा के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, लेकिन इस शख्स ने 2.5 वर्षों में ही शून्य से 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की। आपका स्वागत है दिलखुश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रोडवेज के सीईओ दिलखुश जी से हम बात करेंगे, इनके संघर्ष को जानेंगे, अभी क्या स्थिति है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। दिलखुश जी, सुनने में आया है कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री ने आपको दिल्ली बुलाया है, आखिर क्या प्रयोजन है? तो वहाँ पे विकसित भारत यंग लीडर ये है डायलॉग है, उसमें भारत सरकार करवा रही है। तो 11 और 12 को वहाँ हम भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ मतलब इंटरेक्ट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मतलब गर्व की बात है हमारे लिए भी, क्योंकि एक गांव से मतलब निकल के मतलब सोच ही नहीं सकते थे कभी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर उस कार्यक्रम में रहेंगे और उसमें मैं भी भाग लेने वाला हूँ। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल। तो आप तो दिल्ली जाते रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार दिल्ली जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में काफ़ी आपने संघर्ष किया है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रिक्शा चालक, वहाँ के सब्जी बेचने वाले को जब आप देखते होंगे तो आपको कैसा महसूस होता है? ये हालांकि जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं ना, तो पिछली यादें आपको वो जो है सो कभी कभी हॉन्ट करती है। तो जब भी दिल्ली जाते हैं तो जनरली ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं अपनी कार से जाएं, ताकि थोड़ा सा उसको मतलब याद रहे जिस दिल्ली की सड़क पे कभी रिक्शा चलाए थे, उस दिल्ली की सड़क पे खुद की कार से सफ़र कर रहे हैं और अच्छा लगता है। मतलब लगता है जो नहीं, मतलब मेरा हमेशा यही मानना होता है, मतलब आपका विपरीत परिस्थिति या तो आपको तोड़ता है या निखारता है। अब निर्भर करता है आप पे, आप उसको कैसे लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने स्क्रैप से शुरू किया। जब आप रोडवेज कंपनी शुरू कर रहे थे तो आपके पास पैसे नहीं थे, संघर्ष के दिन थे और आपने किसी तरह उस कंपनी को शुरू किया और आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 करोड़ की कंपनी है। बिल्कुल। एक्चुअली इस फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमारा लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी हम एक कंपनी बनाया था छोटा सा। हम अपने जो हमारा जो जर्नी है उसको अगर आप देखेंगे तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैट्रिक 3rd डिवीज़न है और इंटर 2nd डिवीज़न है। तो 2009 में मेरा इंटर हुआ था और 9 में ही मेरा शादी हो गया था। अच्छा, उसी समय शादी हो गया था। तो जब आपके पास जिम्मेदारी आती है तो आपको कमाने का भूख लगता है। हम सिर्फ जीने खाने के लिए रोजगार ढूंढ रहे थे, जो घर चल जाए, बच्चों की परवरिश हो जाए, बाबूजी को देख लें, थोड़ा बहुत घर चल जाए और जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। तो हम सहरसा में हम एक बार जॉब मेला में गए थे, वहाँ एप्लीकेशन किए थे। पटना में एक स्कूल में चपरासी का नौकरी था, वो नहीं मिला। तो फिर लगा कि नहीं, नौकरी नहीं ढूंढना चाहिए। और पापा पहले से गाड़ी चलाते थे, तो पापा को जब हम बोले गाड़ी सिखाने, तो थोड़ा सा उनके अंदर होता है ना, क्योंकि नहीं चाहता है ना कोई गरीब किसान पिता जो मेरा बच्चा किसान बने। जिद करके गाड़ी चलाना सीखे। गांव में कुछ दिन जॉब किए, वहाँ 3,000-3,500 के आसपास हमको मिलता था।
क्या करते थे वहाँ? ड्राइविंग का ही नौकरी करते थे। तो लेकिन क्या है ना, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सजेशन देंगे, आप ये कर लो वो कर लो। तो उसी में हमको कोई एक आदमी सजेस्ट किए थे, आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ ड्राइवर का अच्छा सैलरी है। उस समय सुन रहे थे दिल्ली में 7,000 7500 ऐसे ड्राइवर को मिलता था। तो हमको भी लगा यहाँ से डबल वहाँ पे मुनाफा है, दिल्ली गया। तो हमको ना वहाँ का सड़क के बारे में कुछ पता था, क्योंकि मेरे लिए अनभिज्ञ शहर था, और ना ही ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि सहरसा से भी ठीक से कभी बाहर नहीं निकले थे गाड़ी लेके। तो कैसे पता चलता लाल बत्ती पीला बत्ती क्या होता है। तो वहाँ लोग गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो फिर हमको लगा यहाँ किसी के सामने बैठ के खाने से अच्छा है भाई कुछ और दूसरा काम कर लो। तो मेरे मन में आइडिया आया, सबसे अच्छा रिक्शा चला लेते हैं, वो थोड़ा सा सड़क का भी नॉलेज हो जाएगा। ऑटो रिक्शा? नहीं, वो पैडल वाला रिक्शा। अच्छा, पैडल रिक्शा। 25 रुपये 20 रुपये लेता था दिन भर का। वो चलाए 14-15 दिन चलाए, बीमार पड़ गए, वापस आए, ऐसे स्ट्रगल चलते रहा। फिर पटना आके शिफ्ट हुए, यहाँ पे ड्राइविंग का ही नौकरी शुरू किए। धीरे धीरे सीखते गए। फिर बाद में धीरे धीरे वो गाड़ी चलाना भी नौकरी छोड़ के इलेक्ट्रिकल में चले गए। इलेक्ट्रिकल फायर का बिजली वगैरह का काम करने लगे। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टर बन गए। वास्तु विहार, अग्रणी होम्स, ये सब में मेरा ये था, इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट था। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, इंटरनेट आ गई और रिवोल्यूशन आ गई इंडिया में। तब क्या है ना, जो बच्चा पढ़ा भी नहीं था ना, वो भी पढ़ सकता है इंटरनेट। तो इंटरनेट आया तो और बुद्धि विकसित हुआ, अपने आप को और लर्निंग में झोंक दिए। फिर धीरे धीरे लगा स्टार्टअप कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सब्जी वाला यहाँ पे किए थे, होम डिलीवरी का। कुछ दिन किए, नहीं सर्वाइव कर पाए, कुछ कमी रही होगी या मार्केट उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं थी, बहुत अर्ली स्टेज था सब्जी उब्जी के लिए। फिर वापस घर गए, वहाँ एक छोटी सी कंपनी शुरू की है आर्यगो, और वहाँ से 2016 से जर्नी स्टार्ट हुई, उतार चढ़ाव। अंत में 2021 में वो उत्तरी बिहार में एक ब्रांड बन के निकले। और तब तक मुझे इस इंडस्ट्री का गेम समझ में आया। तो क्या होता ना, जब वापस लोग लौट रहे थे, सारे मजदूरों को हवाई जहाज से बुलाया जा रहा था, तब समझ में आया जो बिहार में कितना बड़ा पलायन है। एक्चुअल में वो डेटा तब निकल के आया। तब मेरे मन में आया जब बिहार में इतना बड़ा पलायन है तो फिर टैक्सी इंडस्ट्री छोटा क्यों है। फिर इस पे हम मंथन शुरू किए। तब समझ में आया जो टैक्सी का प्राइस जो है यहाँ पे वो 2 फेयर वाला है, और टैक्सी का मजबूरी भी है। तो मुझे लगा जो क्यों ना हम 1 वे टैक्सी लॉन्च करें, और इसको जो है सो जो हमारा बिहार के लोग जो बाहर रह रहे हैं, साल में 2 बार 1 बार घर आते ही हैं, तो उनको हम टैक्सी पे बैठाएं। वो कहते हैं ना, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो जब आप किसी के बजट में आ जाते हैं ना, तो यूज़र आपका बढ़ता है। हम डिसीजन बनाया और 2022 में 10 जून को रोडवेज स्टार्ट किए थे हम लोग। मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू, अरविंद झा सर मेंटर भी है हमारे, उनके थ्रू 46 लाख का राउंड रेज किए थे। और उसके बाद रैपिडली कंपनी ग्रोथ करने लगी। बहुत जगह हम बोलते हैं, बहुत लोग उसमें आलोचना भी करते हैं। हम कहते हैं अगर आपको बिजनेस बनाना है तो, और आपके मन में कोई आइडिया है या आप कोई सपना देखे हैं और उसको पूरा करने के लिए अगर आप बाजार में उतर रहे हैं, तो आपके पास इतना इच्छा शक्ति आपका मजबूत होना चाहिए। आपके पिता भी बोले जो छोड़ दो बेटा नहीं होगा, तो आपके पास ये हिम्मत होना चाहिए, आप अपने पिता को बोल सके हम आपको छोड़ सकते हैं, अपने सपनों को नहीं। तो अब लोगों को, अब पिताजी सबको भी समझ में आता है जो नहीं, ये जो डिसीजन लिया वो सही था। मतलब अब उनका जो मन में जो बहुत सारा क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। और ईश्वर की कृपा से 48-50 लोगों की ऑफिस में टीम हो गई है हमारी। 300-350 हमारा ड्राइवर हो गया जिसको सर्विस के तौर पे हम पे करते हैं। कुछ मार्केट की गाड़ियां हैं जिसको हम पार्ट टाइम यूज करते हैं। तो अगर देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 700-800 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। रिसोर्स सीमित है तो आपको फूंक के कदम उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर मेरे पास 52 बीघा खेत है और दाना हमको 52 गो ही है बोने के लिए, तो हम वो
कहीं नहीं फेंक देंगे, हम पहले एनालिसिस करेंगे उस 52 बीघा में सबसे फर्टाइल कौन सा जगह? कौन सा जगह ऐसा है जो ज़्यादा उपजाऊ हो सकता है, ताकि उसी बीज को अंकुरित करके और दाना निकाले और बाकी एरिया को एक्वायर करे। तो जस्ट उसी मेथड पे रूटबेज काम कर रही है। काफी संघर्ष आपने देखा, उतार चढ़ाव जिंदगी के, और यहाँ पर पहुंचे। कभी कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं आया, लगा नहीं कि सुसाइड कर ले? देखिए, एक बुक लिख रहे हैं हम अपनी जीवनी पे। उस बुक का मुख्य मोटिव यही है, जो गरीब का बच्चा सपना कितना बड़ा देख सकता है वो खुद नहीं समाज तय करता है। उसका छोटा सा समरी आपको हम बताएंगे, क्योंकि अगर ओपन कर देंगे तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं, नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं। थोड़ा साझा कर दें। तो 2019 का वो दौर था जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है ना, जो आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा अगर रहता है, तो अगर आपके पिता माता लोअर मिडिल क्लास से हो तो वो झेलना बंद कर देते हैं। कई बार लगता है और जो करता है करने दो, छोड़ दो। कई बार मुंह भी फेर लेते हैं, हकीकत भी है ये। तो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इससे निकलने का। ना समाज में कोई सहयोग के लिए तैयार था, ना परिवार में कोई इस लायक थे, कोई है भी नहीं उस लायक फैमिली में जो आपको सपोर्ट करे। और आपका फैमिली मजबूत रहता है तो थोड़ा सा बैकबोन लगता है, नहीं गिरेंगे तो थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, हम हार चुके थे हिम्मत। और मेरे पास सबसे आसान रास्ता दिख रहा था अपने आप को ख़त्म कर लेना, क्योंकि सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती मेरे साथ। तो मन बना लिए, रात में दरवाजे पे गाय बंधी रहती है, आज भी पापा गाय रखे हुए हैं, उसी का रस्सी था, उठाया। घर से 100-150 मीटर है आम का बगीचा, पेड़ पे चढ़ गए थे, रस्सी बांध दिए थे, गला में भी लगा लिए थे। कूदते ही तब तक पता नहीं अचानक बेटी की याद आ गई। उसको हम बहुत, मतलब अपने लाइफ में अगर मेरे जीवन में पूछेगा आपको सबसे ज़्यादा प्यार आप किसे करते हैं, तो हम अपनी बेटी से करते हैं। उसका चेहरा याद आया और फिर हम उतर गए। और फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखे जो क्या है स्ट्रगल, क्या है समस्या, क्या है चुनौती। सब कुछ सहते गए, बर्दाश्त करते गए, किसी को आंसर नहीं किए कोई भी क्वेश्चन का। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, आलोचना कर रहा है, कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, तो हम सिर्फ पागल की तरह वो अपने काम में मशगूल हो गए। और वो इसलिए हम हमेशा कहते हैं जो फाउंडर बनने के लिए आपके अंदर पागलपंती होना चाहिए। तो बस वही जो कहानी है ना, मतलब वो पुनर्जन्म ही है मेरा। हम तो अपने आप को ख़त्म कर लिए थे। 2019 से एक ईश्वर ने एक नया दिलखुश को पैदा किया। तो बस उसी का एक ये अध्याय है पुनर्जन्म, जो विस्तार से उस किताब में पढ़ने को मिलेगा। अच्छा दिलखुश जी, जब फ्री रहते हैं तो आपका पसंदीदा काम क्या है? जब सारे काम से निश्चिंत रहे तो। एक तो देखिए क्या है ना, जो अभी तो निश्चिंतता मिली ही नहीं है काम से, फिर भी फ्री रहते हैं तो कोशिश करते हैं बच्चों के साथ समय बिताएं और परिवार के साथ समय बिताएं, है ना। लेकिन मेरा पहला धर्म मेरा काम है, मेरा धंधा है, क्योंकि ये अगर है तभी तो दिलखुश को कोई कॉल भी करेगा। नहीं तो दिलखुश की तरह सैकड़ों हजारों लाखों युवा पटना में, बिहार में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर आदमी कर रहा है। उसको गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? बहुत कम। पसंदीदा गायक बहुत कम हम सुनते हैं। जुबिन नौटियाल पसंदीदा गायक, पहले नहीं था। बेटा उसका बहुत ज्यादा गाना सुनता है तो बेटा सुन रहा है तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा। जब आप बच्चे थे तब क्या सुनते थे? बहुत ज्यादा। हम लोग जब बच्चे थे तो इस तरह का था ना, एक पापा का रेडियो था, रेडियो पे कभी कभी गाना बजता था, वो विभिन्न भारती सब में। तो तभी तभी सुनते थे तो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ये सब ज़्यादा चलता था। और जब मतलब जवान हुए, मतलब लगा नहीं अब लाइफ को एंजॉय करने की समय आई, तो स्ट्रगल को चुने। अब पता नहीं 5 साल 10 साल बाद फिर लाइफ जी पाएंगे, मतलब थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे या नहीं। अभी तो 5-10 साल एंजॉय का मतलब ज़िंदगी को उस तरीके से जीने का अभी मेरे पास समय नहीं। बचपन की कोई शरारत? बचपन में देखिए हम लोग शरारत क्या कर सकते हैं, मतलब बच्चे तो करते ही शरारत। बहुत ज़्यादा कर लिए तो कहीं बालू का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें जाके लोट पोट करके घर आ गए, या किसी के पेड़ में अमरूद लगा हुआ है तो गए तोड़ के एकदम खा के निकल लिए। मतलब दिलखुश कोई मारपीट नहीं करते थे दोस्तों के साथ? नहीं करते थे बच्चों के साथ। तो बहुत कम दोस्त रहा है
अच्छा, शुरू से, बचपन शुरू से ही, क्योंकि चलिए अब आते हैं आपके बिजनेस पे। आप तो शार्क टैंक में भी गए थे, वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, शार्क टैंक एक बिजनेस स्कूल है। पहले हम लोगों को आज भी हम लोगों को हाथ में जब स्लेट पेंसिल दिया जाता है बच्चों को, तो माता पिता यही कहते हैं कि तुमको हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब से शार्क टैंक आया है, तब से शार्क टैंक सिखा रहा है कि नहीं, सरकारी नौकरी से भी इतर एक दुनिया है। वो है एंटरप्रेन्योर की, वो है बिजनेस की, वो है स्टार्टअप की। और अब जो है ना, पिता या गार्जियन हमारे, वो इन चीज़ों को समझने लगे। नहीं तो बिजनेस का मतलब तो गांव में आज भी लोग समझता फेल हो गया बिजनेस कर रहा है। आज अगर कोई अच्छा किराना दुकान गांव में खोला होगा छोटा सा, वो अच्छा चला रहा है, वो सक्सेस किया है। सक्सेस का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, सक्सेस का मतलब है आप अपने परिवार को अच्छी तरह से परवरिश कर लें, और उससे भी बड़ा सक्सेस का मतलब आप अगले जनरेशन को 2-4 पुश्त ऊपर लेके चले जाएं। मतलब उसको इतना मतलब आप कर दें, जो आप जिस क्लास में पैदा हुए थे, मिडिल क्लास में, तो आप अपर क्लास तक उसको पहुंचा दें। तो मेरे नज़र में नहीं, शार्क टैंक शो में जब आप गए तो क्या हुआ? तो वहाँ का अनुभव? वहाँ जाने के लिए एंटरप्रेन्योर का सपना होता है एक तरह से। तो समझिए, जब उस शो में पहुँचे थे, तो मेरा भाई और को फाउंडर है सिद्धार्थ, तो मेरे आँख से उस मंच पे चढ़ने से पहले आंसू गिर गया। हम बोले, भाई सही में आ गए हैं क्या यहाँ? सपना तो नहीं देख रहा है? बोला हाँ आ गए। और बहुत कम समय में, मतलब समझिए उस समय जब शार्क टैंक में गए थे, तो रोडवेज को जुम्मा साल भर हुआ था, 1.25 साल के आसपास हुआ था। वही 5-6 लाख की रेवेन्यू थी, मंथली रन रेट थी रोडवेज की। उस फेज में वहाँ पहुँच जाना, मतलब वो अपने आप में एक अद्भुत था। दूसरा, मेरे मन में ये एक्सपेक्टेशन नहीं था जब हम फंडिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ। हम कहते हैं जैसे एक स्टार्टअप को इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है ना, वैसे एक इन्वेस्टर को भी अच्छा स्टार्टअप की ज़रूरत होती है। तो आप प्रूफ करो आप अच्छे स्टार्टअप को, फिर लोग इन्वेस्टर आएंगे। समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। ये एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, मेरे जहन में है कि दिलखुश ने 100 करोड़ की कंपनी बनाई, अब आगे का क्या प्लान? हम लोग बहुत जल्दी रोडवेज लोकल लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा। रोडवेज लोकल का मोटिव है जो बिहार के हर गांव, चाहे वो छोटा गांव हो जहां मतलब सड़क हो जाने आने के लिए, वहां रोडवेज की टोटो और ऑटो अवेलेबल रहेगी। ऑटो और टोटो मतलब आप अगर छोटा डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करना चाहते हैं, छोटे डेस्टिनेशन तक, मतलब बनगांव से अगर सहरसा जाना चाहते हैं या ट्रेन पकड़ना जाना चाहते हैं, आप मायके जाना चाहते हैं, मतलब जहां लोग टोटो और ऑटो यूज करते हैं, तो वहां यूज करने का भी क्या तरीका है ना, जनरली किसी को फोन करेंगे, भैया आ जाइएगा हमको वहां जाना। अब वो पहले से इंगेज है तो फिर मना कर देगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, आप किसी चौराहे पे जाओ, वहां जहां लगी होती है ऑटो, वहां से बुला के ले आओ। तो हम क्या करें, इन सारे लोगों को एक ओपन सोर्स दे रहा है, मतलब वो 0% कमीशन मॉडल पे वो मेरा आ रहा है, जिसमें बिहार के जितने ऑटो है टोटो है वो ऑनबोर्ड होंगे। जिनको भी जरूरत है बुक करना है तो उनको दिखा देगा कि आपके नियर बाय में यही टोटो है, ये ऑटो है, इसका ये फेयर लगेगा, बुक करेंगे, वो घर पे आएगा, वो आपका कंप्लीट हुआ राइड, आप उसको पे कर दीजिए। तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आई होप, हमको लगता है 2-2.5 महीना 3 महीना जाते जाते इसको लॉन्च कर, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में, निश्चित 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको, और वो धूम मचा देगी। बिहार वासियों का एक सवाल होगा कि जो सब लोगों के जुबान पे रहता है, ओला, उबेर, और अगर हम नेशनली बात करें तो मारू, WTI, जो मैं देख रहा था, गोवा माइल्स, टाटा टैक्सी फॉर श्योर, बुक माई कैब, मूवी, होम कैब्स, मेगा कैब्स, ये सब आपके पास कुछ चैलेंज खड़ा कर रहे हैं क्या? आपको अगर कंपटीशन से डर लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन सोचिए, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, नए तरीके क्या हो सकते हैं, नए तरीके क्या हो सकते हैं, आप कैसे किसी दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं या बना सकते हैं, है ना। तो कंपटीशन के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा 10,000 20,000 करोड़ की कंपनी बनाने का भी ख्वाब देखे भी नहीं है। वो अभी हम बिहार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच रहे हैं, और अब बिहार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब लोगों के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे ना, तो हम हमेशा कहते हैं जब आपका बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है तो आपका कैग जीरो होता है। कैग मतलब होता है कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट, जिसको ब्रांडिंग मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, और ये फक्र होता है रोडवेज का कैग जीरो है। रोडवेज मार्केटिंग पे खर्च नहीं करती है ना, बहुत ही ब्रांड अवेयरनेस पे जो थोड़ा बहुत स्पेंड करते हैं वो। तो वही जो लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं,
यही मेरा आत्मबल को मजबूत जिसको हम लोग कहते हैं माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट वही पब्लिसिटी। मेरा आत्मबल है। बिल्कुल। आज अपने व्यस्त समय से दिलखुश ने जी ने हमें समय दिया, और दिलखुश जी एक उदाहरण है वैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप अपना शुरू करें, और वैसे लोगों के लिए भी उदाहरण है जो सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प है और सरकारी नौकरी न मिले तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसे दिलखुश जी ने स्वयं प्रमाणित करके दिखाया है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।